तसव्वुर कीजिए एक ठिठुरती हुई दिल्ली की सर्द रात। कुहासा इतना घना है कि मतलब स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच रही है। सही में दिल्ली की सर्दी में रात को तो वैसे ही कुछ नहीं दिखता। हाँ वही तो। और वहां एक 14 साल का अनाथ लड़का है सूरज, जो दिन भर एक टपरी पर चाय बांट बांट कर थक चुका है। वो फुटपाथ के किनारे अपने पतले से झुर्रियों वाले गद्दे पर सो रहा है और अचानक आसमान से एक चमकता हुआ तारा सीधा आकर उसके पैरों के पास गिरता है। ओह वाव, सीधा पैरों के पास? सही सुना आपने। और ये कोई आम उल्कापिंड या मीटियोर नहीं है। ये एक बेघर, अकेला और डरी हुई एलियन लाइफ फोर्स है। ये शुरुआती मंजर ही अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब हॉलीवुड की फिल्में देखकर हमारी ना एक आदत पड़ चुकी है कि एलियन इन्वेजन का मतलब होता है आसमान को घेर लेने वाले बड़े बड़े मेटल के स्पेसशिप्स। हाँ, लेजर्स और हाँ। शहरों का तबाह होना। एग्जैक्टली, लेजर्स और सब। लेकिन यहाँ कहानी शुरू होती है एक बेहद कमजोर, ऑलमोस्ट डरी हुई बूंद से, जो आसमान से सीधा एक गरीब बच्चे की ठंडी दुनिया में गिरती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आज का ये विस्तृत विश्लेषण इतना हैरानंगेज होने वाला है। आज हम लूप एनिमेशन स्टूडियोज के एक आने वाले एनिमेटेड साई-फाई फीचर फिल्म कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्रिस्टल है, उसके कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट एक्सर्प्ट्स की गहराई में उतरेंगे। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में कुछ बहुत ही यूनिक चॉइसेस हैं। सही बात है। हमारा मकसद बेसिकली इस 50 मिनट लंबी एनिमेशन फिल्म के स्टोरी और नैरेटिव आर्क को समझना है कि कैसे राइटर्स ने आउटर स्पेस के उस कॉस्मिक स्केल को दिल्ली की तंग और धूल भरी गलियों के साथ ब्लेंड किया है। और उस ब्लेंड को विजुअली सपोर्ट करने के लिए ना स्टूडियो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चुनी है, 2.5D एनिमेशन स्टाइल। अच्छा, ये 2.5D एनिमेशन, ये एग्जैक्टली क्या होता है? कैरेक्टर्स 2D होते हैं, एक बिल्कुल क्लासिक कॉमिक बुक की तरह, लेकिन दुनिया उनके आसपास 3D में घूमती है। ओह, मतलब एक डेप्थ का एहसास आता है। हाँ बिल्कुल। ये विजुअल चॉइस कहानी के थीम्स को और भी उभारती है। सूरज की दुनिया एकदम फ्लैट और ग्राउंडेड है, वहीं एलियन की आमद एक मल्टी डायमेंशनल या डीप यूनिवर्स का एहसास लाती है। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो चलिए प्लॉट के उस इंसाइटिंग इंसिडेंट पर वापस चलते हैं। आसमान में एक जिंदा चमकता हुआ क्रिस्टल स्पेसशिप तैर रहा है, जो कॉस्मिक लाइटनिंग के टकराने से टूट जाता है। राइट। और फिर उसका वो कोर गिरता है। हाँ, उसका एक लिक्विड क्रिस्टल कोर जमीन पर गिरता है। अब मुझे एक बात थोड़ा समझाइए, ये लिक्विड क्रिस्टल कोर आखिर काम कैसे करता है? तो कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये एलियन कोई फ्लैश और ब्लड वाला जीव नहीं है और ना ही कोई मेटल का रोबोट है। ये प्योर सेंशिएंट एनर्जी है। सेंशिएंट एनर्जी मतलब उसकी खुद की कॉन्शियसनेस है? एग्जैक्टली, जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स के बीच ना शिफ्ट हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक जिंदा मर्क्यूरी या पारा हो, जिसमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट और बायोलॉजी को अडेप्ट करने की ताकत हो। सही। तो मतलब जब ये ग्लोइंग बूंद सूरज की आंखों को छूती है तो हवा में एक वाइब्रेशन होती है और अचानक वो एलियन फॉर्म शिफ्ट करके बिल्कुल सूरज का ही रूप ले लेता है। है ना, कितना अजीब। बस उसकी स्किन पर थोड़ी सी क्रिस्टल जैसी चमक रह जाती है। बिल्कुल। पर ठीक अगले ही पल वहां चावल के कचरे के डब्बे से एक लोकल बिल्ली बाहर निकलती है। जैसे ही वो बिल्ली उस एलियन को छूती है, एलियन ग्लिच करता है और एक ग्लोइंग क्रिस्टल बिल्ली बन जाता है। हाँ, यहाँ से नैरेटिव का डायरेक्शन बदलता है। अब यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। एक हाईली एडवांस्ड एलियन लाइफ फॉर्म अर्थ पर आकर एक कचरे वाले बिल्ला का रूप क्यों लेगा? इसमें तो कोई टैक्टिकल या मिलिट्री एडवांटेज नहीं है ना? ये एक मैसिव डाउनग्रेड नहीं लगता आपको? देखो, आपका ये सवाल ना इस पूरी कहानी की नींव है। वो डाउनग्रेड इसलिए लेता है क्योंकि क्रिस्टल, जो इस एलियन एंटिटी का नाम पड़ता है, वो कोई हमलावर नहीं है। अच्छा, उसका मकसद कॉन्कर करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसकी इंटेंशन दुनिया को जीतना नहीं है। स्टूडियो के नोट्स बहुत क्लियर करते हैं कि क्रिस्टल का अपना होम प्लैनेट तबाह हो चुका है। उसकी प्रजाति ने लालच में आकर अपनी ही प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज और एनर्जी खत्म कर दिए थे। ओ बाप रे, तो वो एक रेफ्यूजी की तरह है। हाँ वही। वो अर्थ पर सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो जिंदा रहने के नए तरीके सीख सके, एक नई शुरुआत कर सके। वो बिल्ली का रूप इसलिए लेता है क्योंकि वो कैमोफ्लेज चाहता है, डोमिनेंस नहीं। उसमें एक वल्नरेबिलिटी है। यानी ये कहानी बेसिकली दो अकेले और बेघर लोगों की है। एक तरफ क्रिस्टल है, जिसके पास पूरा आसमान था, अनलिमिटेड फ्रीडम थी, पर अब उसका घर हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। और दूसरी तरफ सूरज है। सही कहा।
सूरज का आसमान तो खुला है, पर वो ऊपर देख नहीं सकता क्योंकि वो पॉवर्टी, किराया और हर रोज की भूख वाली ग्रेविटी में फंसा हुआ है। बिल्कुल। सूरज का एक डायलॉग ना स्क्रिप्ट एक्सर्प्ट में बहुत गहरा असर छोड़ता है, जब वो क्रिस्टल को समझाता है कि इस दुनिया में आसमान और जमीन के बीच जितनी भी जगह है वो किसी न किसी ने खरीद रखी है। उफ, ये लाइन तो वाकई हिट करती है। दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट और उनकी दोस्ती इसी अकेलेपन पर बनती है। दोनों ऐसी हस्तियां हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद हमें उनकी एक आम जिंदगी की झलक मिलती है। सूरज अपनी चाय की टपरी पर काम कर रहा है, लोगों को कटिंग चाय दे रहा है, और क्रिस्टल एक बिल्ली या कभी-कभी कुत्ते के रूप में चुपके से उसके आसपास घूमता रहता है। हाँ, वो चुपके से इंसानों के इमोशंस, उनके पल्स रेट और बायोलॉजी को स्कैन करता रहता है। फिर एक दिन जब सूरज काम में पीछे छूट रहा होता है और उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है ना, तो अचानक सूरज की स्पीड बढ़ जाती है। वो मतलब पलक झपकती 10 दुकानों पर चाय दे आता है। ये बड़ा मजेदार सीन है। पता चलता है कि क्रिस्टल ने अपनी एनर्जी से सूरज की स्पीड बढ़ा दी थी। ये मैकेनिक आखिर बायोलॉजिकल लेवल पर कैसे समझाया गया है कॉन्सेप्ट आर्ट में? ये मैकेनिज्म बड़ा चौंकाने वाला है। क्रिस्टल का लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म सूरज के नर्वस सिस्टम के साथ इनविजिबल तरीके से सिंक हो जाता है। वो एक तरह से उसके सूरज के न्यूरल पाथवेज को ओवरचार्ज कर देता है। वेट, बेसिकली उसको ओवरक्लॉक कर रहा है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पुराने और थके हुए कंप्यूटर प्रोसेसर में अचानक एक हाइपर एडवांस्ड कूलिंग और ओवरक्लॉकिंग यूनिट फिट कर दें। बस सूरज की ह्यूमन बॉडी इतनी एनर्जी झेल कैसे लेती है? वही ना, सूरज की बॉडी और मसल्स इतनी एनर्जी हैंडल करने के लिए बने नहीं थे, पर क्रिस्टल का शील्ड उसको फ्रिक्शन और डैमेज से बचा लेता है। और इस स्पीड का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। राजीव चौक मेट्रो डिजास्टर। ओह, ये वाला सीक्वेंस बहुत इंटेंस है। बिल्कुल, जमीन के नीचे एक बड़ा हादसा हुआ है और करीब 400 लोग आग और धुएं के बीच फंसे हुए हैं। सूरज पहले तो डरता है। वो सोचता है कि एक छोटा सा चाय वाला किसी को क्या ही बचाएगा, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है किसी बच्चे के लिए। हाँ, पर क्रिस्टल उसे कहता है कि बिना ह्यूमन फॉर्म और इंटेंशन के वो अकेले ये काम नहीं कर सकता। दोनों वहां पहुंचते हैं। क्रिस्टल आग और गिरते हुए मलबे को रोकने के लिए एक मैसिव एनर्जी शील्ड बनाता है, और सूरज अपनी सुपर स्पीड से एक एक करके सबको बाहर निकालता है। यहाँ आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस सीन के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक कमेंट्री है वो इस पूरे नैरेटिव की जान है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। सोचिए, जो सूट बूट वाले लोग रोज सुबह प्लेटफॉर्म पर उसी चाय वाले बच्चे को अनदेखा करके गुजर जाते थे, आज उन्हीं अमीर कम्यूटर्स की जिंदगी पूरी तरह से उसी बच्चे पर निर्भर है। ओ वाओ, ये तो सच में है ना? जिस शहर ने उस बच्चे को फुटपाथ पर ठिठुरने के लिए छोड़ दिया था, आज वही शहर उससे उम्मीद लगाकर बैठा है कि वो उन्हें बचाएगा। क्या जबरदस्त पॉइंट है ये। सीसीटीवी में सिर्फ एक ब्लर सा लड़का और एक ग्लोइंग कुत्ता दिखता है। मीडिया उन्हें तुरंत सुपर बॉय और सुपर डॉग का नाम दे देती है। मीडिया का तो वही काम है, तुरंत हीरो बना देना। बिल्कुल, पर जहां सुपर हीरोइक्स आती है ना, वहां खतरा भी आता है। कहानी यहां से थोड़ी डार्क टोन लेती है जब 3 ताकतवर फैक्शंस उनके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और ये फैक्शंस बहुत वेल डिजाइंड है। पहला है अंडरवर्ल्ड का राव भाई, जो इस ताकत को एक वेपन बनाकर अपने क्रिमिनल एम्पायर को फैलाना चाहता है। दूसरा फार्मा इंडस्ट्री का टाइटन डॉक्टर विराट, जिसे क्रिस्टल के डीएनए में इमॉर्टैलिटी और नई दवाइयों का $1 बिलियन फॉर्मूला नजर आता है। और तीसरी तरफ है गवर्नमेंट या मिलिट्री, जो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मानती है। और अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स की थीमेटिक डेप्थ को देखें तो ये तीनों फैक्शंस ना कोई आम विलन्स नहीं है। ये एक्चुअली उन्हीं बुराइयों का आईना है जिन्होंने क्रिस्टल के होम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। मतलब अनरेगुलेटेड क्रिमिनल ग्रीड, कॉर्पोरेटाइज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज और अनचेक्ड मिलिटराइजेशन। एग्जैक्टली। क्रिस्टल अर्थ पर सीखने आया था कि क्या कोई बेहतर रास्ता है, पर उसे देखता है कि इंसान भी बिल्कुल वही गलतियां कर रहे हैं जिससे उसकी प्रजाति का अंत हुआ था। लेकिन यहां मुझे एक बात खटकती है। अगर सूरज और क्रिस्टल को पता था कि ऐसी पावर्स दिखाने से मीडिया और पावरफुल लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो उन्हें हर ब्रिज गिरने या फ्लड आने पर हीरो बनने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है। मतलब क्या चुप रहना और लो प्रोफाइल मेंटेन करना उनकी सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी नहीं था? देखो, ये नैरेटिव का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। सूरज वाकई में चुप रहना चाहता था, वो आम जिंदगी चाहता था, लेकिन आपको क्रिस्टल की साइकोलॉजी समझनी होगी।
उसने एक बार अपनी आंखों के सामने अपने प्लैनेट के लोगों को मरते हुए देखा था, तब वो कुछ नहीं कर पाया था। ओह, तो उसके अंदर सर्वाइवर्स गिल्ट है। सही पकड़ा आपने। अब जब उसके पास किसी को बचाने की ताकत है तो वो पीछे नहीं हट सकता। ये उसकी सर्वाइवर्स गिल्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का क्लाइमैक्स होता है यमुना ब्रिज के स्टैंड ऑफ में, जहां छुपना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। हाँ, वो ब्रिज वाला सीन सच में दिल दहला देने वाला है। तीनों फैक्शंस, फौज, माफिया और फार्मा के मर्ग्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहां क्रिस्टल की हालत खराब हो रही होती है। हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी वैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के कारण डीस्टेबलाइज हो रही है। उस शूट आउट के क्रॉसफायर में फार्मा की टीम सेडेटिव डार्ट्स चलाकर क्रिस्टल को बेहोश कर देती है और सूरज को किडनैप कर लेती है। हम सीधा पहुंचते हैं डॉक्टर विराट की अंडरग्राउंड लैब में। ये लैब वाला सीन इस फिल्म का नैरेटिव मिड पॉइंट है। यहाँ सूरज एक ठंडी मेटल की टेबल पर बंधा हुआ है। डॉक्टर विराट की टीम सूरज का डीप बायोलॉजिकल स्कैन करती है। और जब स्कैन्स में कुछ नहीं मिलता तो सीन का टेंशन और बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब स्कैन्स में कोई एलियन डीएनए या कोई सुपर पावर का जीन नहीं मिलता तो डॉक्टर विराट का रिएक्शन देखिए। वो जरा सी भी चिंता किए बिना अपने गार्ड से कहता है, इस बच्चे का अब कोई फायदा नहीं, इसे डिस्पोज कर दो। सिर्फ मुनाफा और कुछ नहीं दिखता उसको। वही उस बड़े कॉर्पोरेट इंसान के लिए एक बच्चे की जान की तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक उससे कोई मुनाफा या सुपर पावर न निकाली जा सके। ये डायरेक्टली ये दिखाता है कि फिल्म का असली दुश्मन कोई आसमानी आफत नहीं, बल्कि हमारी ही सोसाइटी का डीह्यूमनाइजिंग नेचर है। पर तभी लैब के वेंटिलेशन शाफ्ट से क्रिस्टल एक छोटे से ग्लोइंग इंसेक्ट के रूप में अंदर आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट बड़ा कूल है ना? वो लैब के बीचों बीच एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव ब्लास्ट करता है। सारे कंप्यूटर्स फ्राई हो जाते हैं, गार्ड्स गिर जाते हैं और क्रिस्टल वापस सूरज के पास पहुंचकर उसे आजाद करता है। उस ब्लास्ट के बाद ही दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भागने का वक्त खत्म हो चुका है। जहां जहां सोसाइटी की कैमरास, गन्स और लालची नजरें हैं, वहां आप आखिर कब तक छुपेंगे? इसलिए वो सीधे इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग में दुनिया के सामने आते हैं, बिना किसी मास्क के। सूरज ओपनली बोलता है कि वो बस एक चौल का आम लड़का है। और क्रिस्टल पहली बार पब्लिक में बात करता है। हाँ, और बताता है कि इंसानों के बीच उसने एम्पैथी का, दोस्ती का सच्चा मतलब सीखा है। इस पब्लिक अपीयरेंस के बाद सरकार उन्हें चुपचाप टारगेट नहीं कर सकती। इसलिए इसरो की एक टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर अनन्या उन्हें ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफर करती हैं। और यहां से शुरू होता है एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक एडवांस्ड यूएफओ बनाने का। एक ऐसी मशीन जिसमें क्रिस्टल की स्पेस टेक और इंडिया की साइंस का मिश्रण होगा। पर सरकार का तो अपना ही एजेंडा होता है ना। बिल्कुल। यहाँ स्टूडियो के स्क्रिप्ट एक्सर्प्ट्स दिखाते हैं कि कैसे स्टेट पावर काम करती है। यूएफओ बनाने का पब्लिक रीजन तो ये दिया गया कि इससे ग्लोबल डिजास्टर्स में रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाएंगे। लेकिन असलियत में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, रियलिटी में फौज ने उन दोनों का इस्तेमाल कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक पेच ये भी था कि क्रिस्टल खुद इस यूएफओ के बनने में मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसके जरिए अपने होम प्लैनेट वापस लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था। और सच कहूं तो इसी कोविड मिलिट्री यूज का अंजाम बहुत भयानक निकलता है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक क्लासिफाइड इन्फिल्ट्रेशन मिशन के दौरान चीजें गलत हो जाती है। एक बड़ा धमाका होता है। ये सीन पढ़कर ही डर लगता है। सही में उस धमाके में सूरज के गले के पीछे बिल्कुल उसकी स्पाइन के पास श्रैपनल का एक बड़ा टुकड़ा लग जाता है। वो कोमा में चला जाता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। और कहानी अपना सबसे इमोशनल आर्क यहाँ तैयार करती है। जब क्रिस्टल देखता है कि सूरज की डेथ बिल्कुल करीब है तो वो बलिदान का फैसला लेता है। कैसा बलिदान? मतलब वो तो सिर्फ एक एनर्जी था ना। वो अपनी ही जिंदा पल्सेटिंग क्रिस्टल कोर का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर सूरज के गले के उस घाव में परमानेंट तरीके से फ्यूज कर देता है। बाप रे। अपना हिस्सा काट कर उसमें डाल दिया। हाँ। उस फ्यूजन से सूरज एलियन एनर्जी और ह्यूमन बायोलॉजी का एक हाइब्रिड बन जाता है। उसकी जान तो बच जाती है पर वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहता। लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आता है ना, वो सूरज को अंदर तक तोड़ देता है। जब यूएफओ पूरी तरह बनकर लॉन्च पैड पर तैयार होता है तब क्रिस्टल बताता है कि उसने अर्थ पर पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी कलेक्ट किया था, एनर्जी सैंपल्स, डीएनए डेटा, वो सब उसके ओरिजिनल मिशन का हिस्सा था। उसका मिशन था अपनी मर रही प्रजाति को जाकर बचाना। वही। और ये यूएफओ उसके घर वापस जाने का एकमात्र जरिया था। सूरज को ये महसूस होता है कि जैसे उसकी और क्रिस्टल की इतनी गहरी दोस्ती बस एक मिशन का साइड इफेक्ट थी। ये एक बहुत ही
सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा करता है कि क्या ड्यूटी और एम्पैथी एक साथ चल सकते हैं? क्या किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पर्सनल दोस्ती छोटी पड़ जाती है? तो सूरज का रिएक्शन क्या होता है इस पर? सूरज इस धोखे से इतना आहत होता है कि वो उस क्रिस्टल कोर को अपनी बॉडी से निकालने का फैसला करता है। एक बेहद कॉम्प्लेक्स और खतरनाक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और उस सर्जरी का सीक्वेंस तो मतलब बिल्कुल सिनेमैटिक ब्रिलियंस लग रहा है पढ़ने में। एक तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टल्स का यूएफओ आसमान में लॉन्च हो रहा है, वो आग और रोशनी के बीच अर्थ छोड़ रहा है, और उसके साथ एक पैरेलल चल रहा है। बिल्कुल उसी वक्त क्रॉस कट करके हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहां कोल्ड स्टेराइल लाइट्स के नीचे सर्जन सूरज की बॉडी को काटकर उसके अंदर से वो एलियन हिस्सा निकाल रहे हैं। ये क्रॉस कट सिर्फ विजुअल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एम्पुटेशन है। सूरज के अंदर से सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं निकल रहा, उसका आधा अस्तित्व निकल रहा है, और यही सैक्रिफाइस का असली रूप है। हाँ, वहां वो उसे छोड़ रहा है और यहाँ उसकी निशानी को निकाल रहा है। एग्जैक्टली। कहानी में यहाँ कोई आम सुपरहीरो लैंडिंग नहीं होती। सर्जरी के साइड इफेक्ट में सूरज के दोनों पैर हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, वो व्हीलचेयर पर आ जाता है। ये ना मुझे काफी सोचने पर मजबूर करता है। एक हीरो जिसने पूरे शहर की जान बचाई, जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, वो एंड में अपने पैर खो बैठता है। वही ना, हम लोग हैप्पी एंडिंग्स एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी स्टोरीज में। आम कॉमिक्स में तो ठीक अगले इशू में कुछ मैजिक हो जाता है और हीरो फिर से उड़ने लगता है, पर यहाँ नैरेटिव चिल्ला के कहता है कि नहीं, बलिदान का असर परमानेंट होता है। बिल्कुल, ताकत की हमेशा एक कीमत होती है। और इस फेज में सूरज के बचपन की दोस्त संजना का कैरेक्टर अपनी असली इंपॉर्टेंस दिखाता है। अच्छा, संजना का रोल इस ट्रेजेडी के बाद बढ़ता है। हाँ, जब सूरज अपने पैर खो देता है तब संजना उसका एंकर बनती है। डॉक्टर्स ने जो क्रिस्टल का बचा हुआ हिस्सा सूरज के गले से निकाला था, संजना उस डेड और ठंडे टुकड़े का एक लॉकेट बनवाती है। वो उसको फेंकने नहीं देती। नहीं, वो लॉकेट बनवाकर सूरज के गले में डालकर कहती है कि तुमने बाहर सबकी बहुत लड़ाई लड़ी, अब कुछ वक्त आम इंसान बनकर इस दुनिया में जियो। ये लाइन ये दिखाती है कि हीरो बनने के लिए आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है। असली हीरोइज्म तो उस तबाही के बाद हर सुबह उठकर अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी को जीने के हौसले में है। एग्जैक्टली। वही रेजिलियंस मेन पॉइंट है। क्या खूबसूरत थॉट है। इसके बाद कहानी में 6 साल का वक्त गुजर जाता है। सूरज और संजना की शादी हो चुकी है। वो दोनों एक छोटे से साधारण से घर में रहते हैं। सूरज अब व्हीलचेयर पर एक छोटे से स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाता है। एक शांत आम जिंदगी। हाँ, सब कुछ ठीक है, बहुत शांत है, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरापन झलकता है आसमान की तरफ देखकर। और तभी एक दोपहर लॉन में बैठे हुए अचानक हवा का टेम्परेचर बदलता है। वहां कुछ अजीब होने लगता है। हवा में एक डिस्टॉर्शन होता है और एक ग्लोइंग पोर्टल खुलता है। और उस पोर्टल से क्रिस्टल वापस निकलता है, पर अब वो पहले जैसा अकेला कचरे में छिपने वाला डरपोक एलियन नहीं है। वो फुली हील्ड अपनी असली फॉर्म में है, एक स्टेबल पावरफुल एंटिटी जिसके आसपास कॉस्मिक रोशनी है। तो उनका रियूनियन कैसा होता है? कुछ डायलॉग्स हैं या? नहीं, बिना किसी लंबे चौड़े डायलॉग के सब कुछ विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट होता है। सालों का गुस्सा, कंफ्यूजन और दोनों के अकेलेपन का दर्द उस एक साइलेंट एम्ब्रेस में पिघल जाता है। फिर क्रिस्टल सूरज के गले में लटकते हुए उस डेड क्रिस्टल लॉकेट को देखता है। वो हाथ बढ़ाकर उस टुकड़े को वापस अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है और उसके बदले में एक बहुत बड़ा गिफ्ट देता है। हाँ, वो अपनी उस फुली हील्ड प्योर कॉस्मिक एनर्जी का एक वार्म झोंका सूरज के डैमेज स्पाइन के अंदर भेजता है। और धीरे धीरे सालों बाद सूरज कांपते हुए पैरों के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। संजना घर से बाहर आती है और ये देखकर उसके आंसू बहने लगते हैं। एकदम घूसबम्स आने वाला मोमेंट है ना? क्रिस्टल सूरज की तरफ मुस्कुराता है, उसकी आंखों में एक माफी और एक शुक्रिया होता है, और फिर वो हमेशा के लिए उस पोर्टल में लौट जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। अगर हम इस सफर को एनालाइज करें ना, तो इस कहानी ने एक परफेक्ट नैरेटिव सर्कल कंप्लीट किया है। मैं भी वही सोच रहा था, एकदम परफेक्ट क्लोजिंग है। शुरुआत हुई थी एक अंधेरी ठंडी रात से, जहां दोनों कैरेक्टर्स फिजिकल और इमोशनल लेवल पर टूटे हुए थे, और अंत होता है एक धूप से भरे दिन में, जहां सूरज के पास अब अपनी चुनी हुई फैमिली है और क्रिस्टल के पास अपनी हील्ड लेगेसी। इसने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई हैं। कौन सी 3 बातें? पहली, कनेक्शन किसी बायोलॉजी या स्पीशीज का मोहताज नहीं होता। दूसरी, घर ईंट पत्थर या प्लैनेट्स का नाम नहीं, बल्कि उस एहसास का नाम है
जहां आपको अपनापन मिले। सही। और तीसरी? और तीसरी, यूनिवर्स की सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कोई हथियार या दवाई नहीं, बल्कि एम्पैथी है। क्या बात है। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए ये कहानी मेरे अंदर ना एक अजीब सा सवाल छोड़कर जा रही है। स्क्रीन पर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सूरज ने आसमान से गिरे एक अनजान एलियन को अपना दोस्त बना लिया, उससे अपने घर की जगह दी, अपने हिस्से की एनर्जी दी। लेकिन हमारी रियलिटी बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा आईना अपनी असल दुनिया की तरफ घुमाकर देखें, तो हम वो लोग हैं जो पड़ोस में रहने वाले नए इंसान से बात करने में घबराते हैं, जी। जो अलग दिखने वालों पर फौरन शक करते हैं। हाँ, हम सोसाइटी में एलियंस ही तो ढूंढते रहते हैं हमेशा। तो सोचिए, अगर सच में आज रात किसी शहर में, दिल्ली में या कहीं और आसमान से ऐसी ही कोई ग्लोइंग एलियन बूंद गिर जाए, तो क्या आज का इंसान बिना किसी लालच के उसकी पास जाकर हाथ बढ़ाएगा या उसे किसी हाईटेक लैब में डाइसेक्शन के लिए बंद कर देगा? ये कैसा सवाल है जो इस डिस्कशन के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। सही में ये काफी सोचने वाली बात है। इस गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आसमान और अपने आसपास के लोगों को देखने का एक नया नजरिया ढूंढते हैं।